Welcome back, students. This is the second part of the 2015 GS1 जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन की सेकंड वीडियो है ये। इसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इंडियन सोसाइटी के रहेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। एक चीज़ अगेन बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री के इस बार सिर्फ 2 ही क्वेश्चन से वेटेज कम हो रही है, ठीक है। ओवर द ईयर्स, आगे जाके और भी कम हुई है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड? आई थिंक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इससे बेसिक नहीं हो सकता। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल देयर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रही इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद और उसके आने के बाद। हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के बहुत ही सिंपल हैं, उसको ब्रेक करना कि पहले ब्रिटेन में क्यों हुई, इम्पैक्ट ऑन पीपल ऑफ ब्रिटेन, और इंडिया एट प्रेजेंट कैसे उस सिचुएशन के साथ कंपेयर करता है, ठीक है। और जैसे मैंने को पहले कहा था, टॉपिक की आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो एज इट इज़ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द क्वेश्चन, टॉपिक यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। ये हमारी इंट्रोडक्शन बन गई, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 और 2 लाइन की इंट्रोडक्शन। मैंने सिमिलर क्वेश्चन को डील किया था 2013 के पेपर में, जब हमने जापान और ब्रिटेन की आईआर को कंपेयर किया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कंपेयर किया था। तब भी मैंने यही अप्रोच फॉलो करी थी। जो टॉपिक था हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इसलिए हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा वहाँ पर हम सिंपली इसको डिफाइन कर देंगे और आगे के पार्ट्स काफ़ी सिंपल हैं। आई थिंक क्वेश्चन ने काफ़ी सिंपली बताया हुआ है। देखते हैं आंसर स्ट्रक्चर क्या है। द आंसर स्ट्रक्चर, द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रेवोल्यूशन विच बिगैन इन द लेट 18th century लीडिंग टू अ ट्रेमेंडस चेंज इन द वेज द वर्ल्ड प्रोड्यूस द थिंग्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर इफ़ वी हैव अ डाउट कि हमने कीवर्ड्स वगैरह आइडेंटिफाई क्यों नहीं करे, तो वो काफ़ी सिंपल थे, बिकॉज क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली ब्रेक किया हुआ है पार्ट्स में ऑलरेडी। तो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ब्रेक खुद से करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, तो ब्रिटेन में पहले क्यों आई थी। नाउ अब अगर आपको ये नहीं भी आपने ज़्यादा डिटेल में, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा इन डेप्थ आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपने पॉइंट्स को लिमिट मत कीजिए, जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस में, कि किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको मार्केट भी चाहिए, आपको लेबर भी, आपको कुछ ऐसे लोग भी चाहिए जो एक्चुअली ऑन्टरप्रेन्योरियल हों, जो एक्चुअली विजनरी हों कि हाँ हमें इंडस्ट्रीज शुरू करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप, हमारे इंडिया में भी ऑन्टरप्रेन्योरियल क्लास अवेलेबल थी ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश होनी शुरू हो गई। इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी ऑन्टरप्रेन्योरियल क्लास थी, जैसे बिरलास थे, राइट। तो ये ये बेसिकली पॉइंट्स बनाने का तरीका है कि कहीं भी इंडस्ट्री क्यों आती है। सिमिलर पॉइंट्स हमने वहाँ पे भी जनरेट किए थे, जब हमने ज्योग्राफी में लोकेशनल फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे कि कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे लोकेटेड है तो क्यों लोकेटेड है। पॉइंट्स वही रहेंगे, रॉ मटेरियल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका मार्केट अवेलेबिलिटी होना चाहिए। बैंकिंग फैसिलिटी की भी बात हो सकती है कि बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, इंश्योरेंस फैसिलिटी की बात भी हो सकती है, या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज़ की बात हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आप क्लाइमेट की बात भी कर सकते हैं कहीं कहीं, अगर सूटेबल है तो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है। रॉ मटेरियल ब्रिटेन के पास कहाँ से अवेलेबल था, कॉलोनी से अवेलेबल था, वहाँ से रॉ मटेरियल लाते थे और फिनिश्ड गुड्स बनाकर उन्हीं कॉलोनीज़ को वापस एक्सपोर्ट करते थे। तो ये, इसको हम मर्केंटाइल सिस्टम भी बोलते हैं, जो हमने अगेन 2013 के एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अमेरिकन रेवोल्यूशन कैसे मर्केंटाइल सिस्टम का एक प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो रॉ मटेरियल आपका मैंने डिस्कस कर लिया, कॉलोनी से आता था, मार्केट्स अवेलेबल थी, उन्हीं कॉलोनीज़ को दे वर एक्सपोर्टिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एट अ हायर प्राइस, ठीक है। यहाँ से उनको प्रॉफिट होता था, जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्रीज एक्सपैंड करती थी और डाइवर्सिफाई करती थी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सस्टेन हो रही थी। अबंडेंस ऑफ कोल एंड आयरन उनके पास ऑलरेडी था। ट्रांसपोर्टेशन कैसे था, पोर्ट्स ऑलरेडी डेवलप कर चुके थे, और क्योंकि उन्होंने
देवर वर्ल्ड पावर एट दैट टाइम, तो सी रूट्स को मैप किया हुआ था, तो इनके लिए ओवर द वर्ल्ड घूमना काफ़ी आसान था। इनके पास एक एंटरप्रेन्योरियल क्लास प्रेजेंट थी, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल क्लास प्रेजेंट थी जिन्होंने इन सब फीचर्स को रिकग्नाइज किया और देखा कि हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज शुरू कर सकते हैं, ठीक है, हम चीज़ों को एक लार्जर क्वांटम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल थी बैंक ऑफ इंग्लैंड के रूप में, तो यहाँ पर इनके पास क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई, ठीक है, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होने की वजह से अगेन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिला। ऑलराइट, इसके बाद इस सारी चीज़ का इम्पैक्ट क्या हुआ, जो सेकंड पार्ट है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन ब्रिटेन। इम्पैक्ट क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, हाँ होगी, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे, तो आपको दोनों को इंक्लूड करना है कि ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, दोनों को इंक्लूड करना है। फ्यूडलिज्म जो पहले चलता आ रहा था वो कन्वर्ट हो गया था कैपिटलिज्म में, बिकॉज बिजनेस क्लास केम इनटू द पिक्चर नाउ। सिटीज़ ग्रोथ होने लगी, अर्बनाइजेशन होने लगी, ये तो होना ही था, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ के साथ अर्बनाइजेशन भी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो लोगों की डिमांड्स बढ़ती हैं। साइंटिफिक टेम्पर भी ग्रोथ भी हुई। ये क्यों हुई, बिकॉज लोगों ने देखा कि जो इन्वेंशन हम कर रहे हैं उससे लाइफ ईजी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक टेम्पर भी ग्रो हुआ। लेकिन इन सब के चलते कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोल माइनिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। सिमिलरली इनइक्वालिटी बढ़ गई, कैसे बढ़ी, लेबर क्लास जनरेट हो गई, तो लेबर क्लास वाज अनइक्वल विद द बिजनेस क्लास। तो जैसे मार्क्स कहता है कि प्रोलेटेरिएट्स और बुर्जुआ क्लास क्रिएट हो गई। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की एडवांसमेंट बढ़ती गई और बढ़ती गई, ठीक है। नाउ इसी इम्पैक्ट से आपको क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कंप्लीट करना है कि इंडिया सिमिलरली कैसे अभी सिचुएटेड है, ये सब इम्पैक्ट्स इंडिया में भी कैसे दिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी लेट आई, आई थिंक ये आपको पता है, काफ़ी सिंपल सी बात है। इसी के चलते जो ये सारा इम्पैक्ट था इंडिया में, ये भी काफ़ी लेट देखने को मिला। इंडिया में इनइक्वालिटी अब है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, अर्बनाइजेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन भी एडवांस कर रहा है एट अ वेरी फास्ट पेस। अर्बनाइजेशन है लेकिन इट हैज़ इट्स शॉर्टकमिंग्स ऑल्सो, इट हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो सिमिलरली जो चीज़ें ब्रिटेन ने फेस करी थी इमिजिएटली आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन, इंडिया भी फेस कर रहा है करंटली। आपको यहाँ पर अगर इस आंसर को बेटर करना है तो आप यहाँ पर कुछ कुछ नंबर्स भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं टेलिंग की इंडियाज़ प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इनइक्वालिटी में 1% ऑफ पीपल हैव 40% ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू सम स्टडी। अर्बनाइजेशन है तो क्राइम रेट्स के बारे में कुछ बात कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बात कर सकते हैं कि जो लेबर क्लास है वो कैसे इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो ये आपके कुछ अलग से पॉइंट्स हैं जो आप अगर मेंशन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। बट हाँ, जो क्वेश्चन का मेन जिससे विच आई वांटेड टू हाईलाइट, जो आपको मिस आउट नहीं करना, ठीक है, वो ये सब था कि 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, 3 पार्ट्स हैं, तीनों को एड्रेस करना ही है, टॉपिक आइडेंटिफाई करके इंट्रोडक्शन में उसको डिफाइन करना है। यही अप्रोच हम फॉलो करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में भी। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन फ्रेम थोड़ा अलग ढंग से किया हुआ है। टू व्हाट एक्सटेंट कैन जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द 2 वर्ल्ड वॉर्स। नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जैसे GS1 2015 काफ़ी ईजी था, उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि जो क्वेश्चंस की फॉर्मेशन डिफिकल्ट थी, लेकिन जो टॉपिक्स जिनके ऊपर यूपीएससी ने फोकस किया वो काफ़ी स्टैंडर्ड टॉपिक्स थे, जैसे कि IR हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या फिर वर्ल्ड वॉर्स हो गया। ये काफ़ी ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, इन पे जनरली यूपीएससी फोकस कम करती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। खैर एनीवेज, अब जैसे कि हमने एक पहले क्वेश्चन डिस्कस किया कि इंडिया की स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कैसी होती अगर गांधी जी नहीं होते। अब देखिए ये क्वेश्चन सिमिलरली फ्रेम्ड है। वहाँ पर हमने क्या अप्रोच फॉलो करी, हमने फॉलो ये करी कि गांधी जी की होने की वजह से इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कैसे चली। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन को ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, आपको क्वेश्चन को सिंपली ये बताना है कि जो दोनों वर्ल्ड वॉर्स थी, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, उसके जो कॉजेज़ थे वो क्या थे,
बहुत ही सिंपली। और उन कॉजेज में जर्मनी का क्या हाथ था? दिस इज वेयर यू टेल कि हाँ जर्मनी का मेजर हाथ था, इसीलिए जर्मनी कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द 2 वर्ल्ड वॉर्स। अब क्वेश्चन जो है वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर है, तो मैंने इंट्रोडक्शन में सिंपली वर्ल्ड वॉर्स के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया है कि वर्ल्ड वॉर्स क्या थी, कहाँ पे लड़ी गई थी, मोस्टली अमंग्स द यूरोपियंस लड़ी गई थी, और दोनों वर्ल्ड शेकिंग वॉर्स थी। टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं कि 1914 टू 1919 था, और 1939 टू 1945 था। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, इनको मिस मत करिए इसके मार्क्स मिलते हैं आपको। और सेकंड, आई टोल्ड यू कि राइट ब्रीफली अबाउट द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, और फिर उन कॉजेज को लिंक करना है एक्शन एंड पॉलिसीज ऑफ जर्मनी के साथ। मैंने आंसर स्ट्रक्चर बहुत ब्रीफ रखा है क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ पर आप खुद सोचें इसमें कि कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल, वर्ल्ड वॉर्स की वर्ल्ड शेकिंग वॉर्स थी, ठीक है। मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ वर्ल्ड वॉर्स के थ्रू, मेनली इट वाज अमंग द यूरोपियंस। द वॉर्स वर फॉट इन अ स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है। जो वर्ल्ड वॉर 1 थी वो प्राइमरली फाइट करी गई थी टू फाइट अगेंस्ट न्यू इन अ फाइट फॉर न्यू इंपीरियलिज्म। ये वर्ल्ड वॉर 1 का प्राइम वो था। और जो वर्ल्ड वॉर 2 थी, इट वाज अ फाइट अगेंस्ट फैसिज्म एंड नाजिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो सब बातें नहीं करनी कि जो ट्रिपल अलायंस था, फिर ट्रिपल एंटॉन्ट था, उन सब के बारे में आपको बात नहीं करनी, अवॉइड कर सकते हैं। जो मेन बात है वो कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, आपका बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगा, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 में आपको बताना है बिस्मार्क की जो फॉरेन पॉलिसी थी और जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, ठीक है, जिसको फर्दर कंटिन्यू भी किया था काइजर विलियम ने। इसके बाद विच वॉज अ फाइट फॉर न्यू इंपीरियलिज्म। इसके चलते जर्मनी गॉट इनटू द आर्म्स रेस एंड स्टार्टेड एक्वायरिंग आर्म्स इन ऑर्डर टू फाइट द अदर इमर्जिंग पावर्स। और जर्मनी ने एक नैरो नेशनलिज्म भी फॉलो करा था। इट वॉज नॉट अलाउइंग पीपल फ्रॉम अदर रेसेस टू एंटर इनटू जर्मनी, या फिर उनको वहाँ पे रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन कर रहे थे उनका। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये जर्मन पॉलिसीज़ थी। और वर्ल्ड वॉर 2 में तो इट वाज वेरी मच ऑब्वियस कि क्या हुआ था। हिटलर की जो पॉलिसीज़ थी और उसके जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे, राइट, उसके बाद जो उसने नाजिज्म की पॉलिसीज़ को प्रोपेगेट किया। इसके अलावा जर्मनी ने पहला स्टेप लिया, एनेक्सेशन ऑफ पोलैंड वाज द ट्रिगर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एंड द फर्स्ट स्टेप वाज टेकन बाय जर्मनी, जो उन्होंने एनेक्सेशन करी थी। ऑल्सो आप बात कर सकते हैं जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जो साइन करी गई थी, इसमें इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया था कि जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। इसके बाद आप उसकी बात भी कर सकते हैं कि जो जर्मनी के ऊपर जो पेनल्टीज लगी थी आफ्टर बोथ द वॉर्स, जब जर्मनी को आर्म्स रिनाउंसिएशन करना पड़ा था, ठीक है, और उसके बाद उन्हें काफ़ी सारी पेनल्टीज भी पे करनी पड़ी थी, पहले केस में लीग ऑफ नेशंस को, दूसरे केस में यूनाइटेड नेशंस को। तो वहाँ से भी काफ़ी इजीली आपको समझ आता है कि जर्मनी वाज इन अ वे मैसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द 2 वर्ल्ड वॉर्स। और यहाँ पर आपको कुछ कुछ फैक्ट्स जो उनको मिस नहीं करना। तो आई थिंक काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, आपको बस कॉजेज़ को डायरेक्टली रिलेट करना था कि कौन से कॉजेज़ थे जो जर्मनी की वजह से वर्ल्ड वॉर फाइट करी गई, ठीक है। बिस्मार्क का नाम आना चाहिए, ज़रूरी है। काइजर विलियम का नाम आना चाहिए, हिटलर का नाम आना चाहिए, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साई का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नैरो नेशनलिज्म का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो थे ये जर्मनी की वजह से ही हुए थे। ऑलराइट, तो आई थिंक क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। आपको बस कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको मिस आउट नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नाउ वी आर बिगिनिंग फॉर सोसाइटी पार्ट ऑफ दिस पेपर, ठीक है। सोसाइटी वाला जो पार्ट था इस पेपर में, वो मैंने पहले भी आपको कहा था स्लाइटली टफ था, क्वेश्चंस थोड़ा हटके थे, और इनफैक्ट
जो एक बुक है 12th की एनसीईआरटी, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ऑलराइट, ये जो बुक है ये ऑलमोस्ट इन सारे ही क्वेश्चंस को, एटलीस्ट आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस जो सोसाइटी के पूछे गए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 क्वेश्चन सोसाइटी के पूछे जाना बहुत बड़ी बात है। इतने क्वेश्चंस कभी नहीं आए थे और हर क्वेश्चन का जो वेटेज था वो 12.5 मार्क्स का था। तो ओवरऑल देखा जाए तो सोसाइटी की वेटेज मोर देन 75 मार्क्स हो गई। ठीक है, हाँ, तो कमिंग बैक टू दिस बुक, जो ये बुक है 12th की एनसीईआरटी, ये काफ़ी एडिक्वेटली आपके ऑलमोस्ट सारे इश्यूज़ को एड्रेस करती है। इसमें जो क्वेश्चंस सोशल मूवमेंट्स के पे क्वेश्चन आया था, दलित मूवमेंट्स के ऊपर, इसमें क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन पर भी आया था। इसके बाद इसमें क्वेश्चन, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कल्चरल एलिमेंट्स के ऊपर भी आता है, ये भी इस किताब के अंदर काफ़ी अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो आपको वहाँ से काफ़ी अच्छे हिंट्स मिल सकते हैं हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन द सोसाइटी। इसके अलावा जो मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, सोसाइटी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है काफ़ी क्रिएटिव होने की। ठीक है, सोसाइटी का क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आता होगा। सोसाइटी के क्वेश्चन में यू विल ऑलवेज नो समथिंग बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड यू। तो इवन अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तब भी आप कुछ तो लिख कर आएंगे। लेकिन जो लोग इसमें अपने क्वेश्चंस को अच्छे से स्ट्रक्चर करेंगे या फिर अच्छी अप्रोच फॉलो करेंगे, वो लोग लायबल हैं कि उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे कंपेयर टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी अप्रोच को स्टैंडर्डाइज करना है, स्ट्रक्चर देना है, ताकि आपका आंसर बेटर प्रेजेंट हो सके। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर आंसर्स। तो जो मैं बात कर रहा था, इसके सिलेबस को हम अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे आफ्टर वी फिनिश दिस सीरीज। हम सोसाइटी के ऊपर भी कुछ ना कुछ सीरीज लेकर आएंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कैसे अप्रोच करना है टॉपिक्स को। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ, डायरेक्टली मूव करते हैं, थोड़ा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया and rate their relative significance in building a national identity। तो क्वेश्चन में 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले बात तो आपको क्वेश्चन में कोई एक्शन वर्ड नहीं है, तो आपको मोस्टली एक डिस्क्रिप्शन देनी है, ज़्यादा कुछ उसके बारे में डिस्कशन नहीं करनी है। इट इज़ मोर लाइक अ डिस्क्रिप्टिव आंसर दैन अ डिस्कशन आंसर। तो अप्रोच बहुत सिंपल है, एटलीस्ट ब्रेक डाउन करना बहुत सिंपल है कि जो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया किस किस लेवल पर है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ नंबर्स या फिगर्स की बात कर सकते हैं कि जैसे इंडिया में कितने रिलीजन्स हैं, कितनी जातीज़ हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं, ये सब बात कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके 4 कल्चरल एरियाज़ हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, नाउ दिस कैन वेरी अक्रॉस स्टूडेंट्स। ठीक है, बिकॉज इंडिया में कल्चरल एरियाज़ की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और भी बात करेंगे, लैंग्वेज है, रिलीजन है, कास्ट है, रेस है, एथनिसिटी है, हैबिटेट है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आप कंक्लूड करेंगे एक पॉजिटिव नोट पे। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के क्वेश्चंस में। आई टोल्ड यू, पहले भी एक अप्रोच हम फॉलो करते आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द अप्रोचेस जो हम पहले, मैंने आपको बताया कि टॉपिक की आइडेंटिफिकेशन करनी ज़रूरी है, कीवर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन करनी ज़रूरी है, वो तो है ही है। सोसाइटी के क्वेश्चंस में यू हैव टू फोकस ऑन वन मोर थिंग एंड दैट इज़ दैट यू हैव टू, अगर क्वेश्चन इशू बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑलवेज गिव अ वे अहेड। जैसे कि हम आगे 1-2 क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन एक इशू है, हाउ इट इज़ अ फिनोमेना, हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड वुमेन, तो वहाँ पर हम वे अहेड की बात डेफिनेटली करेंगे। अगर सोसाइटी का क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन देनी है, तो आप हमेशा इंडियन सोसाइटी की प्रेज डेफिनेटली करेंगे। यू डोंट हैव टू गो अगेंस्ट इट। क्रिटिसाइज नहीं करना है ओवर्टली, कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना। आप एनसीईआरटीज़ भी पढ़िए, आप हमेशा इंडियन सोसाइटी को सेलिब्रेट किया जाता है, हमारी डाइवर्सिटी को, हमारे टॉलरेंस को। ठीक है, इंडियन सोसाइटी के जो फीचर्स हैं उसको हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर आप एक पॉजिटिव नोट पे आंसर कंक्लूड करते हैं, आपका आंसर बेटर लगता है। ठीक है, आपको क्रिटिसिज्म कर सकते हैं आप, लेकिन क्रिटिसिज्म को हमेशा काउंटर भी करना है कि डिस्पाइट ऑल दिस क्रिटिसिज्म देयर आर सर्टेन फीचर्स विच मेक इंडियन सोसाइटी यूनिक इन इटसेल्फ। ठीक है, नाउ कमिंग टू द आंसर।
जैसे इंट्रोडक्शन में आपने सिंपली बताना है कल्चरल डाइवर्सिटी किस किस एस्पेक्ट्स में है इंडिया में. India presents endless varieties of physical features and cultural patterns. It is the land of many languages. It is only in India people profess all the major religions of the world. ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया. इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं. नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली वे, आप इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, कमिंग टू द मेन बॉडी, जो 4 कल्चरल एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट कल्चरल एलिमेंट लैंग्वेज है. लैंग्वेज इज सच एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट that it led to the linguistic reorganization of states in 1955 and led to the reorganization of Indian map. और आज की डेट में हमारी जो 29 स्टेट्स हैं वो मोस्टली लैंग्वेज के बेसिस पर ही सेपरेटेड है. सेकेंड थिंग इज रिलीजन इन इंडिया. ऑलमोस्ट ऑल मेजर रिलीजन्स ऑफ वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया. ठीक है, हिंदुज़म बीइंग प्रोफेस्ड by majority, but secularism of India has made sure that all the religions are treated equally by the state. तो हमारा जो सेकुलरिज्म है वो काफ़ी यूनिक है. इसके बारे में भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था 2014 के पेपर में, जब हमने इंडियन सेकुलरिज्म के वर्जन के बारे में चर्चा करी थी कि स्टेट नॉट ओनली रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली बट ऑल्सो कैन टेक स्टेप्स टू रिफॉर्म अ पर्टिकुलर रिलीजन. ऑलराइट, तो ये रिलीजन की बात हो गई. थर्ड थिंग इज रेस. ऑल्दो मिक्सिंग हैज़ अकर्ड, इंडिया में मिक्सिंग हो चुकी है काफ़ी सारी रेसेस की. द रेसेस एज आइडेंटिफाइड बाय BS गुहा, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं गुहा की, आर नो लॉन्गर फाउंड एज सच बिकॉज पीपलिंग हैज़ अकर्ड. पीपलिंग एसेंशियली इज अ वर्ड यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ रेसेस. ठीक है, तो रेस भी एक बहुत बड़ा फीचर है इंडियन कल्चर का. इसके बाद कास्ट है. तो जो कास्ट है हमारी यहाँ पर इंडिया में, caste, first of all, caste is a phenomenon which is not limited to the Hindu religion, and more than 3,000 castes are recognized in India. A reality not confined to Hindus alone. अभी आज की डेट में 6 में भी है. ठीक है, और इसके अलावा not only 6 other religions also follow it. Even Christianity में भी कुछ लेवल पे, इंडियन क्रिश्चियनिटी में कुछ लेवल पे डिस्टिंक्शंस आ गई हैं on caste lines, similarly on caste lines. ठीक है, which is why intercaste marriages in India are still discouraged. अनटचेबिलिटी इज स्टिल फॉलोड एट सम प्लेसेस. या फिर आप बात कर सकते हैं कि प्योरिटी पोल्यूशन प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है. ठीक है, तो ये कुछ कुछ फीचर्स हैं. अब अगेन दिस इज नॉट द एंड ऑफ फीचर्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो देयर आर अदर फीचर्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल फीचर्स लाइक एथनिसिटी, कि इंडिया में ऑलमोस्ट 8% पॉपुलेशन 8.2% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें स्पेशल रिकग्निशन दी है. ठीक है, इसके बाद आप वो भी बात कर सकते हैं कि हैबिटेट भी एक मेजर फीचर कल्चरल एलिमेंट है हमारी डाइवर्सिटी का, कि अभी भी 70% ऑफ पॉपुलेशन रूरल में रहती है. ठीक है, और अपने आप को एग्रेरियन बैकग्राउंड से रिलेट करती है. तो दैट इज़ ऑल्सो अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ आवर कल्चरल डाइवर्सिटी. ठीक है, सो यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि 5 या 6 फीचर्स हैं. हमने 4 डिस्कस किए बिकॉज क्वेश्चन ने 4 पूछे थे. डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी इन इंडिया. ठीक है, और जो मैं बात कर रहा था कि आपको ऐसे क्वेश्चन को हमेशा यू हैव टू सेलिब्रेट द इंडियन सोसाइटी. नेवरदलेस डिस्पाइट डाइवर्सिटी इंडिया हैज अपहेल्ड द वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. ठीक है, तो ये हमारे हमने बाय डूइंग सो वी हैव ऑल्सो अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल डिग्निटी. ऑल राइट, आई थिंक क्वेश्चन काफ़ी स्लाइटली ट्रिकी था. थोड़ा बच्चा डर सकता है कि कौन से 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है. तो कोई पर्टिकुलर 4 एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं और भी निकल आएंगे अगर हम सोचेंगे तो. मैंने आपको कोई भी 4 के बारे में बताया है और आपको बताया कि उसमें क्या मेंशन क्या करना है, कि वो कैसे, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वो क्यों है, उसके चलते स्टेट ने क्या किया है, या फिर उसके चलते सोसाइटी में क्या आपको देखने को मिलता है. ऑल राइट, आई होप इट इज़ क्लियर. क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन स्लाइटली ट्रिकी था और इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के काफ़ी सारे तरीके बन सकते हैं. मैंने एक अगेन जो जनरली व्हाट आई डू इज़ आई ब्रेक डाउन द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स, और मैंने यहाँ पर भी सिमिलर अप्रोच फॉलो करी है. क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ द कॉज ऑफ पॉवर्टी और
पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। अब यहाँ पर कीवर्ड्स दो ही हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन और पॉवर्टी। ये दो आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपका एक्शन वर्ड है क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, क्रिटिकली एग्जामिन डज नॉट ऑलवेज मीन्स प्रोज एंड कॉन्स। यहाँ पर भी क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है इन डेप्थ एनालिसिस। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली पूछ रहा है कि वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से गरीबी बढ़ रही है या फिर गरीबी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट यू हैव टू एड्रेस बोथ पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। और इसको एड्रेस करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप जो है दोनों को ब्रेक कर दें, दो डिफरेंट पार्ट्स फॉर्म कर दें अपने मेन बॉडी के। एक्सप्लेन हाउ पॉवर्टी कॉजेज पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सप्लेन हाउ पॉपुलेशन कॉजेज पॉवर्टी, पॉपुलेशन ग्रोथ कॉजेज पॉवर्टी। तो ये दोनों आपने एड्रेस कर दिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप, क्योंकि आपके जो टॉपिक्स हैं वो पॉपुलेशन पे हैं, तो आप पॉपुलेशन की फिगर्स की बात कर सकते हैं, पॉवर्टी की फिगर्स की बात कर सकते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड सोर्सेज। ठीक है, जैसे कि सेंसस या फिर किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट की बात कर सकते हैं। जैसे पॉवर्टी में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। ऑलराइट, रंगराजन रिपोर्ट वाज उसके जस्ट एक साल पहले ही आई थी 2014 में, जिसने कुछ नई पॉवर्टी की फिगर्स लेकर आए थे वो। और बिकॉज हमने पहले भी कहा था कि ये एक इशू की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको वे अहेड आपके क्वेश्चन में होना ही होना चाहिए कैसे भी। ऑलराइट, आई थिंक अप्रोच काफ़ी सिंपल है। कुछ लोग इसमें गलती ये करते हैं कि दे टेक साइड्स कि ग्रोइंग पॉपुलेशन ही वजह है पॉवर्टी की, या फिर पॉवर्टी ही वजह है ग्रोइंग पॉपुलेशन की। आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। यहाँ पर आपको दोनों अप्रोचेस को बताना है कैसे दोनों पॉसिबल है, बिकॉज दोनों इंस्टेंसेस इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप दोनों बताएंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक नहीं बताएंगे तो अकॉर्डिंगली आपको उतने मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, वे अहेड को मिस आउट नहीं करना। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। नाउ कमिंग टू द आंसर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपका आंसर स्ट्रक्चर बनता है इस क्वेश्चन में, पॉपुलेशन फिगर्स आप सेंसस 2011 से ले सकते हैं कि 130 करोड़ प्लस है। Population figures in 2012, the Indian government stated that 22% of its population is below its official poverty limit, which is the BPL, below poverty line. ठीक है, अब कुछ ना कुछ कमिटीज़ की बात कर सकते हैं कि वेरियस कमिटीज़ have come out with various datas over the years, लेकिन for now the accepted data is 22%. ठीक है, तो यहाँ पर पॉवर्टी जो फर्स्ट पार्ट है, हाउ पॉवर्टी कॉजेज पॉपुलेशन ग्रोथ। गरीबी होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है? गरीबी होगी तो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। दे बिलीव दैट मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल इक्वल टू मोर अर्निंग हैंड्स। ठीक है, सेकेंडली जो पुअर लोग होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं सो दे रिप्रोड्यूस मोर बिकॉज दे डू नॉट नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हायर रिप्रोडक्शन की। इसके कॉन्सिक्वेंसेज सोसाइटी पे क्या हो सकते हैं, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी क्या हो सकते हैं, या फिर उनकी पर्सनल हेल्थ पर भी क्या हो सकते हैं। दे आर अनअवेयर ऑफ दैट। ठीक है, इसीलिए वी ऑल्सो सी दैट जो MMR है या फिर जो IMR फिगर्स हैं, मैटरनल मोर्टालिटी रेट या फिर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वो हायर है अमंग पुअर पीपल बिकॉज दे आर अनएजुकेटेड अबाउट द प्रैक्टिसेस विच नीड टू बी फॉलोड वाइल्स्ट गिविंग बर्थ। इसके अलावा अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड भी काफ़ी कॉमन है अमंगस्ट पुअर हाउस होल्ड्स विच लीड्स टू हायर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके चलते सो दीज आर द फीचर्स जहाँ पर पॉवर्टी की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी सिंपल है, आई थिंक ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेकेंड थिंग इज पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे पॉवर्टी करती है। पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो फिर जो रिसोर्स होती है, जो रिसोर्सेज हैं उसकी स्कैर्सिटी होगी नेचुरली। दे विल बी लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में ऑलरेडी है जिसकी एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पर आप एक ग्राफ भी बना के दे सकते हैं, शो कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट तो ये है, पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट ये है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे, पॉपुलेशन ग्रोथ ऊपर, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से पॉवर्टी और बढ़ रही है। पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, रिसोर्सेज भी हैं लेकिन लिमिटेड हैं, तो वो कुछ लोगों में ही बटे हुए हैं, बाकी लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसको हम बोलते हैं अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिटेड है। जॉबलेस ग्रोथ का जो फिनोमिना है वो 2014 से ही चलता आ रहा है। इसकी आप कुछ फिगर्स की बात कर सकते हैं कि 2014 से लेके
17 तक कितनी जॉब्स जनरेट करी गवर्नमेंट ने, ठीक है, और कैसे वो फिगर्स ड्रॉप करी हैं। पर कैपिटा इनकम भी इंडिया की काफ़ी कम है, इनफैक्ट कुछ कुछ स्टेट्स में तो अभी भी बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो इन कुछ स्टेट्स में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, जिसके चलते अगेन उनके पास दे आर गोइंग इनटू बीपीएल साइड। ऑलराइट, सो ये कुछ कारण है। तो यहाँ पर हमने दोनों रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया। इज इट क्लियर? हमने किसी एक पे फोकस नहीं किया, रादर हमने दोनों रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच ए क्वेश्चन। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पर एक और आई थिंक आई वांट टू मेंशन वन मोर थिंग विच शुड नॉट बी मिस्ड। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना के दे सकते हैं। पॉवर्टी, पॉपुलेशन ग्रोथ, कैसे ये आपस में लिंक्ड है कि दोनों एक दूसरे को लीड कर रहे हैं। सो दिस इज अ विशियस सर्कल इन अ वे, ठीक है। ये अपने डायग्राम अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पर हमने बात करी थी कि क्योंकि ये एक इशू है, पॉवर्टी भी इशू है इंडिया के लिए और पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक इशू है, तो दोनों को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं उनकी स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। पॉवर्टी के लिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट लेकर आती है उनकी स्ट्रिक्टर एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। एट द सेम टाइम एजुकेशन ऑफ मासेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एक्सेट्रा। यू कैन राइट एज मेनी पॉइंट्स एज टाइम परमिट्स, लेकिन आपके आंसर में एक वे अहेड का भी सेगमेंट होना चाहिए, बिकॉज अगेन एक सोशल इशू है तो आपको उसको एड्रेस भी करना है। ऑलराइट, काफ़ी सिंपल था ये, ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में। जैसे कि आपको पहले बताया कि क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब यहाँ पर हमेशा प्रोज एंड कॉन्स नहीं होते, इट इज़ इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है। आपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए, दोनों अप्रोचेस लिखी और वे अहेड लिख दिया, ठीक है, सिंपल। इसके साथ हम सेकंड वीडियो को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सोसाइटी के बचे हुए क्वेश्चंस को रिज्यूम करेंगे और डिस्कस करेंगे। स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, बट वी विल टेल यू हाउ टू मेक दोज क्वेश्चन स्लाइटली ईजी, ठीक है। तो अगर कुछ कमेंट्स हैं या फिर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि हम उनको एड्रेस कर सकें।